हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास और प्रयोगशाला सहायक शिक्षक विज्ञान और आपका प्रयोगशाला परिचारक के लिए भी अति महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप लोग मेरा पिछला क्लास नहीं देखें तो चैनल पेज पे चेकआउट कर सकते हैं। लगभग मैं 35 से 36 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आज हम लोग देखेंगे साइंस बायोलॉजी से MCQ। तो चलो शुरू करते हैं आज के क्लास। तो क्वेश्चन है, जंतु वायरस में अनुवांशिक पदार्थ अधिकांश होते हैं। तो आपको बताना है जंतु वायरस में अनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं। डीएनए होते हैं या आरएनए होते हैं या डीएनए आरएनए दोनों होते हैं या डीएनए या आरएनए होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जंतु वायरस में अनुवांशिक पदार्थ आपका डीएनए होता है, आपको याद रखना है फ्रेंड्स। और आपका पादप वायरस में अनुवांशिक पदार्थ आपका आरएनए होता है, इसको भी याद रखना है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किसमें मिलती है। तो आपको बताना है प्रतिजैविक औषधि इसमें से किसमें अधिक मिलता है। जीवाणु में मिलता है या विषाणु में मिलता है या शैवाल में या आपका फफूंदी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जीवाणु में सबसे अधिक आपका प्रतिजैविक औषधि अधिकतर जीवाणु में मिलते हैं फ्रेंड्स। और आपका शैवाल का अध्ययन साइकोलॉजी कहलाता है। और आपका हरा और नीला शैवाल आपका धान के खेत में मिलता है, इसको भी आपको याद रखना है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायरस की खोज सर्वप्रथम किसने किया था। तो आपको बताना है वायरस की खोज सर्वप्रथम कौन किए थे। W. स्टेनली या आपका K.M. स्मिथ या D. आयोनस्की या आपका E.C. स्टेकमन। तो इसका सही आंसर आप बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि वायरस की सर्वप्रथम खोज आपका D. आयोनस्की ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने किया था। तो आपको बताना है जीवाणु की खोज किसने किया था। A.V. लीवानहॉक ने या रॉबर्ट हुक ने या रॉबर्ट कोच ने या लुईस पास्चर ने। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, जो कि जीवाणु की खोज आपका लुईनहॉक ने किया था। और रॉबर्ट हुक ने आपका कोशिका की खोज किया था 1665 में। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था। और रॉबर्ट कोच ने आपका हैजा का टीका का आविष्कार किया था। और आपका लुईस पास्चर ने आपका हाइड्रोफोबिया चिकित्सा का आविष्कार किया था। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जीवाणु को पादक मानते हैं क्योंकि। तो आपको बताना है जीवाणु को हम लोग पादक क्यों मानते हैं। इनमें दृढ़ कोशिका भित्ति होती है इसलिए, या वे गति नहीं करते हैं इसलिए, या सभी जगह उपस्थित होते हैं इसलिए, या विखंडन द्वारा मल्टीप्लाई करते हैं इसलिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जीवाणु को हम लोग पादक इसलिए मानते हैं क्योंकि इसमें दृढ़ कोशिका भित्ति होती है, इसलिए हम लोग जीवाणु को हम लोग पादक मानते हैं। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, उपापचय दर सर्वाधिक होती है यानी कि मेटाबॉलिक रेट सबसे अधिक किसमें होता है। चूहे में, मनुष्य में या हाथी में या बंदर में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चूहे में सबसे अधिक उपापचय यानी कि मेटाबॉलिक रेट होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है तो उत्पन्न होता है। तो आपको बताना है एटीपी से एडीपी में परिवर्तन होता है तो क्या उत्पन्न होता है। हार्मोन उत्पन्न होता है या ऊर्जा उत्पन्न होता है या एंजाइम उत्पन्न होता है या विद्युत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जब एटीपी से एडीपी में परिवर्तन होता है तो ऊर्जा एनर्जी उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, उपापचय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा को किस रूप में तुरंत रखी जाती है। तो आपको बताना है उपापचय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा को तुरंत किस रूप में रखा जाता है। पायरुविक अम्ल में रखा जाता है या एटीपी में रखा जाता है या एडीपी में रखा जाता है या ग्लूकोज में रखा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एटीपी में रखा जाता है। उपापचय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा को तुरंत आपका एटीपी के रूप में रखा जाता है। और आपका ग्लाइकोलाइसिस, इसको भी याद रखना है। ग्लाइकोलाइसिस हम लोग उसे कहते हैं जब श्वसन क्रिया में ग्लूकोज का टूटना ही ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। तो हम लोग उसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, जो कि श्वसन प्रक्रिया में आपका ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होते हैं, इसको भी याद रखना है। और आपका एक एटीपी फास्फेट अणु हटने से आपका एडीपी निर्माण होते हैं। एक अणु फास्फेट एटीपी हटता है फिर आपका एटीपी निर्माण होते हैं। और आपका एटीपी का निर्माण एटीपी का एक अणु फास्फेट मिलकर आपका एटीपी का निर्माण होते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो वीडियो को रीबैक करके देख सकते हैं। तो अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि, तो आपको बताना है शरीर के लिए एंजाइम क्यों आवश्यक है। शरीर की रचनात्मक भाग है, या ऊर्जा प्रदान करते हैं, या जीव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरक करते हैं, या तंत्रिका क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शरीर में एंजाइम आपका रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरक करते हैं, इसीलिए आवश्यक होते हैं। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्लूकोज के जल तथा CO2 के पूर्ण अपघटन में ATP उत्पन्न होते हैं। तो इसमें आपका कुल 38 ATP उत्पन्न होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की इकाई है, तो आपको बताना है प्रोटीन की इकाई क्या है। ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, अमीनो एसिड है, न्यूक्लियोटाइड्स है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अमीनो एसिड है प्रोटीन की इकाई। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस में परिवर्तन होता है, तो आपको बताना है ग्लाइकोलाइसिस में परिवर्तन क्या होता है। ऑप्शन ए है प्रोटीन ग्लूकोज में, या ग्लूकोज फ्रक्टोज में, या मंडू ग्लूकोज में, या ग्लूकोज पैरिक अम्ल में। तो इसका मैं आंसर पिछले ही वीडियो यानी कि पिछले ही प्रश्न में दे दिया था। तो ग्लाइकोलाइसिस श्वसन की प्रक्रिया में होता है, जो कि आपका पैरविक अम्ल में होता है, जो कि ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। ग्लूकोज पैरविक अम्ल में आपका ग्लाइकोलाइसिस में परिवर्तन होता है, जो कि ग्लूकोज से पैरविक अम्ल में परिवर्तन ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है, तो आपको बताना है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है माइटोकॉन्ड्रिया में, या केंद्रक में, या राइबोसोम में, या केंद्रिका में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राइबोसोम में आपका कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान होते हैं। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं, तो आपको बताना है एंजाइम किस ताप में अधिक सक्रिय होते हैं। 30 सेंटीग्रेड में, या 40 सेंटीग्रेड में, या 20, या 62। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि 40 सेंटीग्रेड में आपका एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है, तो आपको बताना है शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किस पदार्थ में संचय होता है। प्रोटीन में, ग्लाइकोजन में, या विटामिन में, या वसा में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वसा में आपका सबसे अधिक ऊर्जा पदार्थ संचय होता है। शरीर के अधिकतम ऊर्जा संचय वसा में होते हैं। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है, तो आपको बताना है भूखा व्यक्ति शरीर का किस भंडार का उपयोग पहले करता है। वसा का, या ग्लाइकोजन का, या प्रोटीन का, या ग्लूकोज का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्लाइकोजन का सबसे पहले उपयोग करता है, फिर आपका प्रोटीन का, फिर आपका वसा का, फिर ग्लूकोज का। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक के विखंडन से ऊर्जा उत्पादन के लिए होते हैं, तो आपको बताना है जो कि यह कौन सा प्रक्रिया है, यह कौन सा प्रक्रिया का नाम है, आपको बताना है। कार्बनिक यौगिक से विखंडन से ऊर्जा प्राप्त करना कौन सा प्रक्रिया कहलाता है। उपापचय कहलाता है, या उपचय कहलाता है, या अपचय कहलाता है, या नरभक्षिता कहलाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि अपचय कहलाता है। जब कार्बनिक यौगिक से विखंडन से ऊर्जा प्राप्त करना आपका अपचय कहलाता है, ऑप्शन सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे में रिकेटस तथा आर्थियोमेलेसिया रोग किसकी कमी से होता है, तो आपको बताना है बच्चों में आपका रिकेटस और आर्थियोमेलेसिया किसकी कमी से रोग होता है, यानी कि कौन से विटामिन की कमी से यह रोग होता है। रिक्सिया और आर्थियोमेलेसिया विटामिन ए की, या विटामिन सी की, या विटामिन बी, या विटामिन डी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में आपका रिकेटस और आर्थियोमेलेसिया रोग उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है, तो आपको बताना है कोबाल्ट धातु कौन से विटामिन में होता है। विटामिन B1, B2, B6, या B12। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आपका कोबाल्ट धातु B12 में होता है, तथा आपका विटामिन B2 आपका मांस, मछली, दूध, अंडा, ये सब में आपका विटामिन B2 और B12 होते हैं। आपको इसको भी याद रखना है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीत का निर्माण होता है, तो आपको बताना है पीत का निर्माण कहाँ होता है। रक्त में होता है, या आकृत में होता है, या गाल बेल्डर में होता है, या कोलेस्ट्राइन में होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, याकृत में आपका पीत का निर्माण होता है, और गाल बेल्डर में
आपका जमता है, इसको भी याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए हम लोग 100 देखेंगे, यानी कि हम लोग 76 से देखे हैं MCQ, तो हम लोग आज देखेंगे 100 तक MCQ। फिर कल हम लोग देखेंगे फिजिक्स का और आपका और भी देखेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी है, तो आपको बताना है इसमें से विटामिन सी कौन सा है, निकोटिन एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड या कैल्सिट्रॉल या आपका टोकोफिरोल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एस्कॉर्बिक एसिड आपका विटामिन सी है या खट्टा है। विटामिन सी खट्टा होते हैं, जैसे कि खट्टा पदार्थ, सॉरी खट्टा फल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है, तो आपको बताना है विटामिन ए किसमें पाया जाता है, गाजर, सेब, शहद या खट्टे फल। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गाजर में आपका विटामिन ए पाया जाता है और आपका विटामिन सी खट्टे फल में पाया जाता है और आपका सेब में भी आपका विटामिन सी थोड़ा फार्मिक अम्ल पाया जाता है सेब में। हाँ फ्रेंड्स, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, तो आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, इरेस्पिन या स्टीप्सिन या पेप्सिन या आपका इमेलेस्पिन। तो इसका से आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि आपका इमेलेस्पिन में आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है खरगोश का दांत होते हैं होमोडेंट, एकोडोंट या थिकोडोंट या आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, थिकोडोंट होते हैं खरगोश के दांत। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए।